हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, मतलब हमारी कंट्री कैसे कैसे डेवलप कर रही थी ब्रिटिशर्स के आने के पहले और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। तो ये हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये इंडिपेंडेंस हमें मिल तो गई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, बढ़िया घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, मतलब हमें आज हर जगह से क्या मिल चुकी है, फ्रीडम मिल चुकी है। तो भाई फ्रीडम के मजे हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ले रहे हैं, बट हम लोग को ये समझना तो पड़ेगा कि 1947 के पहले हमारी कंट्री की क्या कंडीशंस थी। क्या ब्रिटिशर्स डायरेक्टली आ गए और उन लोगों ने बोला कि नहीं आप हम लोगों को सारी चीजें दे दीजिए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशंस तो हुई होगी जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी इकोनॉमी को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और पूरे सिस्टम को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और हमने क्या बना दिया, एक स्लेव बना दिया। मतलब यहां चेंजेस तो समझ में आएंगे ही आएंगे। हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। मतलब आज भी हम लोग देखें तो 70 to 75% जो भी हमारे लोग हैं वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या रूरल एरियाज के आसपास में रह रहे हैं, और हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए, तो बट हम लोग ये देखें कि जब उन लोगों ने 200 साल तक के हमारे यहां राज किया तो इसमें क्या क्या किया, कैसे उन लोगों ने पूरा सिस्टम जमा लिया, कैसे इन लोगों ने जो ओरल कम्युनिकेशन होता था उसको रिटन कम्युनिकेशन में, मतलब जो भी उन लोगों ने ट्रांजैक्शंस करना शुरू करे वो रिटन फॉर्म में करना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ के लोग क्या थे, एकदम अंगूठा छाप, मतलब इलिटरेट थे। चलिए, तो हम लोग ये कहानी जो स्टार्ट करने वाले हैं ये करने वाले हैं अकबर से। अकबर को हम लोग बोलते हैं द ग्रेट अकबर, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हर पॉलिसीज। उसकी पॉलिसीज बहुत शानदार हुआ करती थी। ठीक है, जैसे उसने एक कॉमन रिलीजन बना दिया जिसका नाम था दीन ए इलाही, मतलब सारे धर्म उसके लिए एक जैसे थे। वो कभी भी लड़ाई करने पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, वो विश्वास करता था कि दोस्ती से काम बन जाए। अब हुआ क्या, 1600 में सर टॉमस रॉय इनके यहां ट्रेड की परमिशन लेने आए, और अकबर ने कहा देखो भैया ऐसा है कि हम ही रहेंगे यहां पे, तो आपको तो यहां परमिशन नहीं मिलेगी। और क्या हुआ कि अकबर ने सर टॉमस रॉय को क्या कर दिया, वहां से भगा दिया। अब ये सर टॉमस रॉय गुस्से में आ गया कि यार कैसे मेरे को ट्रेड की इसने परमिशन नहीं दी। ठीक है, 1605 में अकबर की यहां डेथ तो जाती है, और उसके बाद जहांगीर आते हैं जो कि ट्रेड राइट की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके ये जो कोस्टल एरियाज होते धीरे धीरे करके वहां पे फोर्ट बनाना शुरू करते हैं। फोर्ट बनाते बनाते ये धीरे धीरे करके ट्रेड करना शुरू करते हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा इंडिया जो है इन लोगों ने धीरे धीरे करके कैप्चर कर लिया। बट क्या सबसे पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ही आए थे क्या? नहीं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ आए थे पोर्चुगीज, देन कौन आया था, देन डच आए थे, उसके बाद कौन आया था, फ्रेंच आए थे, और सबसे आखिरी में आए थे हम लोगों के यहाँ ब्रिटिशर। तो भाई इसको याद करने के लिए क्या करें, तो हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं। पी फॉर क्या होना चाहिए, पोर्चुगीज, डी फॉर डेंस या डेनिस, ठीक है, एफ फॉर फ्रेंच, और आखिरी में आए बी फॉर ब्रिटिशर। तो याद करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम समझा कि पीडीएफ यूज्ड बाय अ पर्सन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी फॉर पोर्चुगीज, डी फॉर डच एंड एफ फॉर फ्रेंच, एंड द लास्ट वन बी फॉर ब्रिटिशर्स। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, और 200 साल में क्या हुआ इसकी हम लोग बात करेंगे। बोलता है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है जब हम लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब ये मैनेजमेंट ऑफ मनी का मतलब जो भी हमारे पास पैसा है उसको लगाना किस जगह पे। तो ऐसे ही हमारी इंडिया ने किस तरीके से यहाँ पे पैसा लगाया होगा इसकी हम लोगों को बात करनी है। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अबाउट पास्ट, प्रेजेंट and future. Their root stepped in the history by British rule for about 200 years. तो हमारी जो भी पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, और जो भी फ्यूचर की बात है वो सारी की सारी इन 200 सालों में लगभग डिसाइड हुई होगी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे कौन, यहाँ पे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को एक सिस्टम बहुत अच्छा आता था कि मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए, बी और सी, इन दोनों के बीच में फूट डलवा दो, ठीक है, और उसको ए से लड़वा दो। तो अब ये ए अगर जीत गया, ये दोनों हार गए, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ये ए के साथ मिल जाएंगे। तो ये सब कहलाती थी ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये इसमें माहिर थे।
ओके और हम लोगों को इन सब लड़ाई झगड़ों से जब मुक्ति मिली है वो डेट कौन सी थी, तो 15 अगस्त 1947। इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। बट इंडिपेंडेंट होने का यह मतलब नहीं होता कि सारी चीजें हमें मिल गई होगी। इसको प्लान करते करते 1950 में जब हम लोग रिपब्लिक हुए, कब रिपब्लिक हुए, तो 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक हुए और तब से हम लोगों ने इंडिया के लिए प्लान बनाना शुरू करा। ओके तो बोलता है आगे, इंडिया बिकम रॉ मटेरियल सप्लाई फॉर ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया बिकम्स अ फीडर इकोनॉमी। अब हम लोग क्या हुआ करते थे भाई, तो एक फीडर इकोनॉमी हुआ करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ग्रेट ब्रिटेन को हमारे यहां से जितना भी कॉटन, जूट या आयरन का जो भी रॉ मटेरियल होता था वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। मतलब इंडिया इज नाउ बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और इसके पहले जब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी तब हम लोग एक मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे। हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ का जो कॉटन है सबसे फाइन कॉटन है, ठीक है। चलिए तो अब ये फाइन कॉटन है, तो ये चीज किसको पता चल गई, ब्रिटिशर्स को। और उन लोगों के यहाँ का जो कॉटन हुआ करता था वो कोर्स कॉटन हुआ करता था, मतलब रफ कॉटन हुआ करता था। तो अब उनने ये देखा कि यार इन लोगों के पास अगर मार्केट रहेगा तो हम लोग कभी भी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इंडियन सिर्फ क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं फिनिश्ड गुड्स का। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया, है ना। तो ये हम लोग को कॉटन का सिस्टम याद रखना है। यहां पे आगे बोलता है, इंडिया बिकम अ फीडर इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन। ये तो समझ में आ चुका है हम लोगों को। आगे बोलता है, बट ब्रिटेन जैसे ही वापिस हो गया, ब्रिटिशर जैसे ही यहां पे वापस चलेगा, यहां पे जिसको हम लोग ब्रिटिशर्स भी कह रहे हैं, ऑन रैपिडली मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस एंड इंडिया टेक 65 ईयर्स। धीरे धीरे करके उनने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी, अपने आप को क्या बनने लगा, यहां पे एक एक्सपोर्टर बना के चले गए। बट धीरे धीरे करके हम लोगों ने भी सेल्फ डिपेंडेंसी स्टार्ट करी और धीरे धीरे करके हम लोगों ने 65 सालों में बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स ने जो भी हम लोगों पर प्रॉब्लम क्रिएट करी थी उनको सॉल्व करके हम लोगों ने क्या करा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करे। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स की स्टेबिलिटी कब से हुई, तो इसके लिए हम लोग को एक बैटल पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बैटल ऑफ बक्सर। क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला नाम का एक नवाब हुआ करता था बंगाल में, और ये जो बंगाल है ये कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। अब सिराजुद्दौला ने कहा भाई देखो ऐसा है, यहां रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नवाब हूं, मेरी बातों को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो मैं यहां से आपको भगा दूंगा। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया हमारा, हम किस बात का आपको टैक्स दे। तो इस बात पे ब्रिटिशर से इसकी क्या हो गई, झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। और इसमें क्या हुआ, इसका जो कमांडर इन चीफ था किसका, सिराजुद्दौला का, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने इसका साथ नहीं दिया, उधर से इसने पैसे खा लिए और सिराजुद्दौला यहां पे हार जाता है। 1757 में ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। बट इसने कहा कि हराने के बदले में मुझे क्या मिलेगा, मीर जाफर को। मीर जाफर को दे दिया गया क्या, नवाब बना दिया गया पूरा, ठीक है। अब ये नवाब बन गया, उसके बाद इसको धीरे धीरे करके प्रेशर में डालना शुरू कर दिया, तो ये बन गया एक पपेट नवाब। अब पपेट नवाब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने क्या करा कि भाई अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। तो फिर धीरे से उसके सन इन लॉ जो था जिसका नाम था मीर कासिम, उसको यहाँ पे क्या बना दिया, नवाब बना दिया गया। मीर कासिम भी ज्यादा दिनों तक के काम नहीं कर पाया और शाह आलम सेकंड, सिराजुद्दौला, इन दोनों के साथ मिलके इसने ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो ये 1764 की बात है। बट 1764 में ये लोग हार जाते हैं और 64 के बाद सारा का सारा सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। मतलब 1765 के बाद ब्रिटिशर्स को कोई रोकने वाला इंडिया में नहीं था। तो उन लोगों को जो सिस्टम लगता था उस सिस्टम को वो यहाँ पे क्या करने लग गए, धीरे धीरे करके अप्लाई करने लग गए, है ना। चलिए ध्यान देंगे हम लोग भाई। तो अब हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो अरे खां ये देखो यार, सिराजुद्दौला भाई आए हमारे। अब सिराजुद्दौला भाई एकदम गर्मी में, नहीं कोई नहीं आएगा यहाँ पे, लड़ाई कर ली इनने, भारी पड़ गया, ठीक है। तो ये जो नवाब ऑफ बंगाल थे और फ्रेंच एलाइज थे, इन लोगों ने मिलकर लड़ाई तो लड़ी मगर ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं। चलिए तो ये हमें समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स ने जो अपने फुट रखे वो कब रखे, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद रखना शुरू कर दिया। अब एक और बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर, जहां मीर कासिम जो था वो नवाब था। अब मीर कासिम के साथ दो लोग और थे, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड। बट ये लोग भी इसको हरा नहीं पाए और 64 में फाइनली सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया, क्लोज हो गया, किसका, इंडियंस का। और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अपना पूरा का पूरा ओनरशिप राइट ले लिए, किसके, इंडिया के, ठीक है।
जैसे ये लोग गए यहां से तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एक क्रिपल्ड इकोनॉमी बना के छोड़ दिया। क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है? रेंगती हुई अर्थव्यवस्था, मतलब बिल्कुल धीरे 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 चलने वाली जो एक सिस्टम की इकोनॉमी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिपल्ड इकोनॉमी। चलिए, और यहां पे हमारे यहाँ कौन कौन आए, तो मैंने कहा आप लोगों से, हम लोगों ने एक सिस्टम याद करा, PDF एंड बी। तो P फॉर पोर्चुगीज, D फॉर डेनिश, या F फॉर फ्रेंच, और फिर आखिरी में कौन आता है यहाँ पे? ब्रिटिशर। तो इस तरीके से हम लोग याद भी कर सकते हैं कि इंडिया में किन किन लोगों ने विजिट किया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी का मतलब ये होता है कि जहां पे एक रूलर हो और एक जगह हो जहां पे वो रूल करे। तो जिस जगह पे रूल किया वो थी इंडिया, और जो रूलर था वो था ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इंडिया में क्या कर रहा था? अपनी कॉलोनी जमा रहा था। ठीक है, तो यहाँ कॉलोनी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते। इट इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन। पॉलिटिकल का मतलब ये होता है राजनीति, मतलब राज करने की जिसके पास नीति हो उसको बोलते हैं राजनीति। चलिए, सोशल रिलेशन मतलब समाज, सोसाइटी से जो रिलेशन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोशल रिलेशन। ओके, बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर, मतलब ये यहां पे कौन हो गया भाई? तो यहां पे हो गए ब्रिटेन वाले जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो, एंड द अदर इट्स कॉलोनी, मतलब यहां पे हमारी बात करें इंडिया या हम लोग बात करें भारत की। चलिए, तो जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे यहां थे तब हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी? तो ये बोलता है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता चल चुका है कि इन लोगों ने हमें बना दिया एक्सपोर्टर, और खुद बन गए क्या? हमें बना दिया क्या? एक्सपोर्टर बना दिया। काय का? रॉ मटेरियल का। और खुद क्या बन गए? इंपोर्टर बन गए। काय के? फिनिश गुड्स के। मतलब मैकेनाइज्ड गुड जब इंडिया में आया तो हमारे जो हैंड वुमेन क्लोथ थे वो इसको कंपीट नहीं कर पाए। जब कंपीट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बिकेंगे नहीं, और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल की। इंडिया इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी मतलब भाई मैं अपना रिस्क लेके पूरा का पूरा काम करूं, ये हो गया इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। मतलब मुझे किसी और की यहां पे जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी एक समय पे। इंडियन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ये नहीं आए थे तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो थी वो मेनली बेसिक जो इंडस्ट्रीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, मतलब एग्रीकल्चर, बेसिक इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी की सारी हमारे यहाँ होती थी और हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल हुआ करता था रॉ मटेरियल। ठीक है, बट हमारे एक सिस्टम चलता था उस समय पे, बार्टर सिस्टम, मतलब तुम मुझे राइस दो मैं तुम्हें वीट दे दूं। तो इस तरीके से जो कमोडिटी फॉर कमोडिटी या गुड्स फॉर गुड्स का जो एक्सचेंज हुआ करता था इसको कहते थे हम लोग बार्टर सिस्टम। तो यहां पे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, सबकी नीड्स यहां क्या हो जाती थी? फुलफिल हो जाती थी। हमारा दूसरा देश से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं हुआ करता था। इंडिया इज वेल नोन फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब जहां हम लोग हाथों से चीजों को बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, आगे बोलता है इसमें हम लोग क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते थे? तो कॉटन। अब यह हमारे इंडिया में कॉटन कहां होता है? तो ध्यान से देखिएगा भाई, तो कॉटन के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है उसकी सॉइल। ठीक है, तो अब हमारे यहां देखें तो ये वाला जो एरिया हुआ करता था ये महाराष्ट्र का एरिया हुआ करता था। ठीक है, यहां पे है ब्लैक सॉइल, और कॉटन जो है, कॉटन अपने आप में क्या है? एक प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट को ग्रिप बहुत अच्छी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट हो जाती है 3 से 4 फीट। तो उसको होल्ड करने के लिए हमें सॉइल बहुत अच्छी चाहिए। उसमें होल्ड करने के लिए जो सॉइल यूज होती थी वो होती थी ब्लैक सॉइल, जो कि मेनली हमारे सौराष्ट्र एरिया में थी। मतलब देखिएगा कि पहली जो हमारी मिल है, कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है, वो भी एस्टेब्लिश होती है मुंबई में। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत इजिली अवेलेबल था। तो हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल यूज हुआ वो हुआ कॉटन, फिर यूज करने लग गए सिल्क, धीरे धीरे करके हम लोग आ गए मेटल्स पे, और फिर हम लोग प्रेशियस स्टोन वर्क भी क्या करते थे? यूज करते थे। ठीक है, और प्रेशियस स्टोन वर्क जो है उसका भी हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। बोलते रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर होम कंट्री ब्रिटेन। उनको लगा कि अगर यार इंडिया सब अच्छा कर लेगी तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा और हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई कि अब हम लोग यहाँ पे मोनोपोली राइट क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी थी उस समय पे लो
लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो करती है। कब? अंडर द ब्रिटिश पीरियड। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, तो हमारे जो कंट्री है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। ट्रांसफॉर्म कर दिया हम लोग क्या? एक सप्लायर। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं सप्लायर को एक्सपोर्टर। तो ये एक्सपोर्टर बन गई इंडिया, ठीक है। और कंज्यूमर बन गई काय की? फिनिश गुड्स की। किससे लेंगे हम लोग फिनिश गुड्स? तो ये हम लोग ब्रिटेन से लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं नेशनल और हमारी पर कैपिटा इनकम यील्ड भी जो थी वो कॉन्फ्लिक्ट में थी कि हमें पता ही नहीं है, हम लोग काम तो कर रहे हैं मगर हमारी इनकम कितनी है, अरे पता ही नहीं है भाई, काम कर रहे हो पता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी जो थी वो किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में। बट पहली बार VKRV राव ने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा? कैलकुलेशन करा और बताया कि हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम क्या चल रही है और पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है। तो इनका नाम हमें याद रखना है भाई। किनका नाम याद रखना है भाई? VKRK राव का नाम याद रखना है हम लोगों को। ओके, कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट इन द फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में हमारी कितनी ग्रोथ थी? तो लगभग कहते हैं लेस देन 2% एंड हाफ ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। तो ये VKRK राव का कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पे उन्होंने स्टडी करी नेशनल इनकम की और पर कैपिटा इनकम के। अब ये नेशनल इनकम क्या होता है? तो इट रेफर्स टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और हमारे यहाँ के तो लोग है ही, बाहर वालों को भी जोड़ लो, एंड बाय द फॉरेनर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। अभी पर कैपिटा इनकम क्या हुई? तो एक इंसान जो कमा रहा है उसकी इनकम जो होती है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। तो हमारी स्थिति बहुत ही वहां उस समय क्या थी? खराब थी भाई। तो अब स्थिति तो सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे ही क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, इसीलिए हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी वो थी बंगाल, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है बंगाल से। ओके, तो मुस्लिम जो है एक टाइप का फाइन कॉटन हुआ करता था जो कि मेनली बांग्लादेश में मिलता था। अब बांग्लादेश में पहले तो अलग नहीं था, बांग्लादेश हुआ 1971 में, ठीक है ना। उस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, मगर इसके पहले भी बंगाल दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल ही आगे चल के 1971 के बाद बांग्लादेश बनता है, ठीक है। तो हमारा बहुत बड़ा पार्ट जो कि मेनली जूट के लिए जाना जाता था वो कहां चला गया भाई? बांग्लादेश में चला गया। चलो कोई बात नहीं, खैर वो कंट्री भी हमारा साथ ही देती है अभी भी। चलिए ठीक है ना। तो मुस्लिम जो है वहां पे एक अच्छा कॉटन होता था जिसको हम लोग यहाँ पे कहते थे दक्काई मुस्लिम, जो एकदम फाइनेस्ट, जो एकदम फाइन होता है, ठीक है। ओके, अब ये जो मुस्लिम था ये ट्रैवलर्स इसको कहते थे मलमल शाही और मलमल खास, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट कहां पे होती है? बंगाल में। और हमें दो वर्ड याद रखने हैं, दक्काई मुस्लिम और मलमल शाही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिशर जब हमारे यहाँ आए तो एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, ठीक है। एग्रीकल्चर तो हमें सभी को पता है क्या होती है, ठीक है ना। बीज लगाओ, पानी डालो और क्रॉप ले आओ घर, मगर इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। सबसे टफेस्ट वर्क जो है वो है आज क्या? एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून बेस्ड है। मॉनसून आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हम एक तो वैसे ही परेशान रहते थे किनसे? ब्रिटिशर से। उनको तो पता नहीं था कि मॉनसून आए नहीं आए, बट उनको ये पता था कि टैक्स लेना है। तो इसके कारण हमारे आधे लोग क्या रहते थे? हमेशा परेशान रहते थे। तो बच्चों समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा, चलिए समझते हैं। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर इन द 17th सेंचुरी। ये बर्नियर 17th सेंचुरी में क्या बोल के चला गया भाई? ध्यान से सुनिए, ये देखिए बर्नियर को क्या बोलते हैं। ये यहाँ पे बर्नियर कहते हैं कि बंगाल इज रिचर देन द इजिप्ट। बंगाल जो है रिचर है, साइज वाइज नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पैसे की। तो बंगाल जो है वो रिचर हुआ करता था किससे? इजिप्ट से। बोलता है एक्सपोर्ट इन एबंडेंस कॉटन एंड सिल्क, राइस एंड बटर फॉर ओन कंजप्शन। हमारे पास बहुत कुछ हुआ करता था और हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते थे। मतलब हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोग दान भी बहुत सारा किया करते थे। वी ग्रो व्हीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा, एनिमल लाइक फाउल, डक एंड गीस, ये सब हमारे यहाँ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर में खुद पे डिपेंडेंट थे। हम लोगों को
किसी से भी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती थी, जरूरत नहीं रहती थी। चलिए भाई, हम लोग आगे बात करने वाले हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर का सिस्टम क्या था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कितने इन्वॉल्व थे, कितना परसेंटेज था, हम लोग इसकी बात करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर एग्रेरियन, एग्रेरियन एक टाइप की इकोनॉमी है, मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होगी इकोनॉमी, उसको बोलेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। 85% लाइव इन विलेजेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइवलीहुड ऑन एग्रीकल्चर, या तो वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट थे या उसके अलाइड सेक्टर्स पे क्या थे, वो डिपेंडेंट थे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, मतलब कुछ भी हो जाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल पे वो काम करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो ड्यू टू एक्सपांशन इन एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड ड्यू टू लैंड सेटलमेंट। तो हमारे यहाँ पे एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम क्या होता है भाई, तो जमींदार क्या करता था, पीजेंट से टैक्स लेके आता था और ब्रिटिशर्स को देता था, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों ने खेती करना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा आपसे कि मानसून पे डिपेंडेंट क्या होती थी हमारी पूरी की पूरी खेती, बट मानसून नहीं आया तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो कैसे पैसे देंगे, तो लोगों ने धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर करना क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो ये जमींदारी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा दो और सिस्टम थे जिसको हम लोग रैयतवारी और महलवारी सिस्टम कहते थे। रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था कि 1-to-1 टैक्स लिया जाता था, इसको हम लोग मुनरो सिस्टम भी कहते थे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं महलवारी सिस्टम का। तो उसमें जो भी पूरा विलेज होता है उसको एक मान लिया जाता है, तो पूरे विलेज से एक जैसा क्या करेंगे हम लोग, टैक्स लेंगे। तो ये जमींदारी सिस्टम के अलावा दो लैंड सेटलमेंट और है जो पूछे जा सकते हैं, है ना। इन बंगाल प्रेसिडेंसी इन ईस्टर्न स्टेट्स। अब ये बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें तो इंडिया को उस समय 3 पार्ट्स में बांट के रखा था। यहां पे हो गया आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहां हो गया आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, और यहां पे हो गया आपका मैड्रास प्रेसिडेंसी। तो इंडिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसी, द बंगाल, द बॉम्बे एंड द मैड्रास। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बट कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज नॉट इम्प्रूव्ड। इतनी सब कुछ करने के बाद भी चीजें एग्रीकल्चर नहीं सुधरी। क्यों? क्योंकि हमेशा किस चीज का प्रेशर रहता था, टैक्स देने का प्रेशर रहता था, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में लगान भी कह सकते हैं भाई। चलिए, तो इसके कारण क्या हुआ भाई, तो सोशल टेंशन जो है वो बढ़ने लगे। रेवेन्यू सेटलमेंट एंड जमींदारी लूज देयर राइट्स। अब धीरे धीरे करके जब आपके पास पैसे चुकाने के लिए नहीं रहेंगे तो वो जमींदार क्या करेगा, आपसे जमीन आपकी छीन लेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उस समय पे। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। जो फार्मर्स और पीजेंट्स थे उन लोगों ने धीरे धीरे ये सोचा कि भैया पैसा तो नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, तो जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं वैसा करें, है ना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉप लगे हुए हैं। अगर मान लेते हैं ये क्रॉप अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैश क्रॉप, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे फूड क्रॉप। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्रॉप हो गए भाई। तो फूड क्रॉप जो हम लोग यूज करते हैं इनटेक करने के लिए उसको बोलते हैं फूड क्रॉप। बट जो कैश क्रॉप होते हैं, फॉर एग्जांपल जूट, फॉर एग्जांपल कॉटन, इसका जो कल्टीवेशन होता है ये सब इसीलिए होता है ताकि इसको सेल परचेज किया जा सके। तो धीरे धीरे करके इंडिया की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी जो मेनली फूड पे ध्यान देती थी, उन लोगों ने क्या करा, स्विच कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसमें? तो यहाँ पे उन लोगों ने कैश क्रॉप में चेंज कर दिया अपना सारा सिस्टम, ताकि पैसा आ सके और ये क्या कर सके, ब्रिटिशर्स को अपना पूरा का पूरा जो भी टैक्स है वो दे सके और परेशानी से बच सके। आगे ये बोलता है यहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूज्ड टू फूड क्रॉप इरेस्पेक्टिव ऑफ कैश क्रॉप। तो ये देखिए फूड क्रॉप को हटा के ये लोग प्रेफरेंस देने लग गए, किसको, कैश क्रॉप को। तो यहाँ पे अब देखिए भाई, अब मनी 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 की बात हो रही है, हर जगह पैसे की बात हो रही है। अब इसके कारण हुआ क्या, तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। अब अगर मान लेते हैं ये जो जितने भी पीजेंट्स हैं उनके पास परेशानी आएगी तो वो किसके पास जाएंगे, पैसा तो सारा ब्रिटिशर्स के पास है। तो धीरे धीरे करके जो पीजेंट्स है, जो फार्मर्स है, बहुत ज्यादा सफर करने लग गए। और यहाँ पे जो लैंड थी, लैंड में भी क्या होता है भैया, सैलिनाइजेशन होता है, मतलब नमक ज्यादा हो जाता है ना, और कभी कभी क्या हो जाता था, पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। तो इसके लिए भी पैसे चाहिए, मगर कोई भी किसान के पास ये उस समय पे पैसे नहीं हुआ करते। तो इससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब इनकी जो
जमीनें थी वो तो ब्रिटिशर्स ले चुके हैं, ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं, तो इन लोगों को छोटी मोटी जमीन किराए पे लेनी पड़ती थी, और जो मालिक हुआ करते थे अब वो क्या बन गए, टेनेंट्स बन गए, मतलब अपनी ही जमीन पे किराए से खुद काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, और क्या है ना उनके पास रिसोर्सेस है ना टेक्नोलॉजी, तो क्या करे अब यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी किसान है वो है बहुत ज्यादा परेशान, ठीक है, और उसको ना पैसा मिल पाता था वो जितना एग्रीकल्चर में लगाता। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी क्या है, टूटी हुई है, बिखरी हुई है, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स आए, अपना काम करके वापस चले गए, मतलब पैसा लूटने आए थे, पैसा लूट के वो वापस चले गए। तो हम लोगों ने अभी सबसे पहले बात करी बेसिक इंडस्ट्री की, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, या एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, तो जहां रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो बोलता है नो साउंड इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ हाथों से काम हुआ करता था। जब हाथों से काम होगा तो बात ही खत्म हो गई, कोई मशीन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो नो साउंड इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया, मतलब ऐसा है थोड़ी बहुत इंडस्ट्री काम भी करती है, बट थोड़ी बहुत से कुछ होगा थोड़ी ना, हमारी कंट्री इतनी वास्ट कंट्री है भाई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड, किसके आने के कारण डिक्लाइंड हो गई, तो ब्रिटिशर्स के आने के कारण डिक्लाइंड हो गई। उसके क्या कारण थे, दो कारण थे बड़े बड़े। बोलता है कि इंडिया को बना दिया गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा वहां से, कहां से भाई, ब्रिटेन से धीरे धीरे करके हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आने लग गए, जिसको बोलेंगे हम लोग स्प्रॉलिंग मार्केट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट टू गेट एडवांटेज टू ब्रिटेन। इन लोगों ने क्या करा, पूरे सामानों की डंपिंग कर दी भाई, यहाँ पे हर जगह भर दिया है ना। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक बिस्किट खरीदने जाते हैं, पता चल रहा है ये 80-90% किसी एक ही कंपनी के पूरे बिस्किट भरे हुए, तो जाहिर सी बात है अगर इंडियन प्रोडक्ट है तो बिकेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या करा, पूरे के पूरे बिस्किट यहां पे पटक दिए। तो अब इन लोगों का एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये देखिए ये पूरा भर गया। इतनी सी जगह से क्या होगा, इतनी सी जगह से हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इंडस्ट्रीज क्या कर दी उन लोगों ने, पूरी फिनिश गुड से भर दी। हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइंड, अब हमारे यहाँ की जो बेसिक इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। ओके, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, धीरे धीरे करके उसके कारण क्या हुआ, जो भी काम करते थे अब उनके पास से काम चला गया। या तो हम लोग बोल सकते हैं मशीन सिस्टम आने के कारण जो मैनुअल सिस्टम था वो क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, इंडिया ट्रीटेड एज कंज्यूमर मार्केट, इंडिया को क्या मान लिया गया है, कंज्यूमर मार्केट, कि हम लोग क्या है, बस एक कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, तो चीजों को परचेज करे, और दूसरा क्या करे भाई, चीजों को परचेज करने के बाद यहाँ पे क्या, चीजें परचेज करने के बाद क्या करेगा भाई, तो वो अपनी डिमांड को फुलफिल करेगा। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो अपनी नीड्स और डिमांड्स के लिए चीजों को खरीदता है उसको क्या बोलता है यहाँ पे, कंज्यूमर। अब इंडिया क्या हो गया, कंज्यूमर, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई और क्या नहीं है, अल्टरनेटिव है ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा कर रखा है, हम बन चुके हैं स्लेव, तो सब बात माननी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगी भैया, हमारी पिटाई भी हो सकती है। तो इससे बच के रहना है भैया। देखो ब्रिटिशर्स बहुत खतरनाक थे यहाँ पे, उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी थी, जैसे अकबर की स्ट्रैटेजी अच्छी थी वैसे ही ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी। बट इंडिया क्या बन गया, एक डंप मार्केट बन गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब ये हुआ कि वहां पे वो मशीन से चीजें बनाते थे, बहुत तेजी से बनती थी, सस्ती बनती थी, क्योंकि बल्क में चीजें बनती है तो सस्ती बनती है। तो इन लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, डंपिंग कर दिया। बट अगर हम लोग चाहे किसी को बेचना तो हमें नहीं बेचने देते थे, बट वो चाहे किसी को कुछ भी बेचना है इंडिया से तो वो बेच सकते थे। ये थोड़ा सा कठिन काम था इन लोगों से बच के निकलना, ठीक है ना। तो यहां हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ओके, बोलता है इन 1850 मॉडर्न इंडस्ट्री प्रोग्रेस स्पेशली कॉटन जूट टेक्सटाइल मिल्स, ठीक है। हमारे यहाँ 1850s के बाद मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई। कौन कौन सी हुई, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटन और ऑन द बेसिस ऑफ जूट हुई। ओके, आगे बोलता है कॉटन टेक्सटाइल डोमिनेटेड टू इंडिया ऑन वेस्टर्न पार्ट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया का ये वाला वेस्ट पार्ट है। वेस्ट पार्ट कौन सा भैया, तो ये सौराष्ट्र वाला एरिया, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पे कॉटन अच्छा खासा होता था, तो यहाँ पे पहली बार क्या करी इन लोगों ने, मिल को सेटअप करना शुरू कर दिया। ओके, आगे क्या बोलता है, इंडिया का कौन सा एरिया, तो महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अब कि उसके बाद क्या। अब आपने बोला कि सर टेक्सटाइल तो आ गई, ठीक है, और टेक्सटाइल में भी दो बेसिकली कौन कौन सी, कॉटन और दूसरा हो गई आपकी जूट।
अब जूट के लिए कहां भागे, तो अपन लोगों ने अभी बात करी बेटा कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, बट 1971 में जो ईस्ट बंगाल था उसको बना देते हैं बांग्लादेश, मतलब जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है कहां चला गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश में। ठीक है, अब 20th सेंचुरी में हम लोग आते हैं। अब ये 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, आधा तो कॉन्सेप्ट अपना यही गड़बड़ हो जाता है कि कुछ लिखा होता है समझ में नहीं आता है ना। चलिए हम लोग समझते हैं कि जो हमारा 20th सेंचुरी है इसका मतलब क्या हुआ। 20th सेंचुरी का मतलब हो गया लगभग 1901 से लेके 1999। तो ये देखिए 20th सेंचुरी में क्या हुआ हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई, और हैवी इंडस्ट्री में उसमें सबसे दमदार जो इंडस्ट्री थी वो थी टाटा, मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को। तो 1907 में ये इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है, और जो भी हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, किसी भी कंट्री की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, वो बेसिकली उस इकोनॉमी की बैकबोन होती है। तो जिस भी कंट्री के पास आयरन एंड स्टील और भरपूर है, उसकी इकोनॉमी कभी भी डैमेज नहीं होगी, है ना। चलिए, तो हमें एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि 1907 में हमारे यहाँ हैवी इंडस्ट्री मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश होती है। ठीक है, तो ये पर्सन को भी हम लोग को याद करना पड़ेगा भैया, जेआरडी टाटा, है ना। जेआरडी टाटा ने ही बहुत बड़ा ये जो सिस्टम जमाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया की जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गई। अभी भी हम लोग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60% हर साल का जो रेवेन्यू रहता है टाटा का, वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। मतलब सल्यूट है भाई ऐसे इंसान को जो हर साल का 60% प्रॉफिट किसको दे दे, गवर्नमेंट को, मतलब एज अ वेलफेयर दे दे। तो हम लोगों का भी दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा भाई, बट अभी हम लोगों को फोकस करना है किस पे भैया, पढ़ाई पे, है ना। चलिए, तो हम लोग टिस्को से आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी हमारे इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई। शुगर, सीमेंट, पेपर, और ये बात करें हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के हमारे यहाँ ये सारी के सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। क्या हुआ 1945 में, तो भाई क्या हुआ, जापान ने सोचा कि अब हम लोग अटैक करके सुपर पावर बन जाएंगे। इनने गलती कर दी कि यूएस का जो नेवल बेस कैंप था, जिसका नाम था पर्ल हार्बर, अटैक कर दिया भाई। तो इनने भी बोला ठीक है भाई, अब देखो हम बनाएंगे अब तुम्हारी भी दिवाली। देखो 6 मई और 9 मई को हिरोशिमा और नागासाकी में बम्बार्डमेंट करके सेकंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म करने वाला भी कौन था, यूएसए था। 1917 में घुसा और उसने सारों को हटाया और सुपर पावर बन गया। ठीक है ना, तो भैया वॉर नहीं करना है ना, अपने को सिर्फ पढ़ाई करना है अभी यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे कैपिटल गुड्स की हम लोग बात करते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब वो इंडस्ट्री जो किसी भी गुड्स को बनाने में सपोर्ट करती है। जैसे मैंने बताया था कि स्विंग मशीन जो होती है वो क्या करती है, चीजों को बनाने में मदद करती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरों को बनाने में, प्रोडक्शन में मदद करे, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल इंडस्ट्री। ओके, वो बोलता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्रीज विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर द करंट कंजप्शन। जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको बनाने में मदद करेगी, ऐसे इंडस्ट्रीज को कहेंगे हम लोग कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री। ओके, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज लेस टू जीडीपी। बट जो भी काम हो रहा था उसमें जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम हो रहा था। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम थी। काम तो कर रहे, पैसा नहीं आ रहा है, मतलब खा तो बहुत बढ़िया रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, मगर शरीर को नहीं लग रहा, बल्ले बल्ले नहीं बन रहे, तो भाई परेशानी तो है कहीं ना कहीं। ये हम काम कर रहे हैं मगर हमारी इकोनॉमी में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होना था वो नहीं हो पा रहा है ना। चलिए, अब धीरे धीरे करके जो पब्लिक सेक्टर थे, जैसे हमारे रेलवेज, बट रेलवेज किसके लिए था, रेलवेज था सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, तो जो भी पोर्ट पे सामान आया है ये ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री तक के ले जाएंगे। दूसरा, आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए ये रेलवेज यूज करते थे। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो रेलवेज है वो स्टार्ट हो गया 1850s के बाद, और 1853 में सबसे पहले हमारे यहाँ रेलवेज को क्या करा गया, लेके आया और चलाने चालू कर दिया हम लोगों ने, क्या, ट्रेन। ओके, चलिए पावर की हम लोग बात करते हैं। पावर जनरेशन हुआ है हमारे यहाँ स्टार्ट। पावर जनरेशन कैसे करते थे भाई, तो दो तरीके थे, एक तो थर्मल से और दूसरा हाइड्रो से, मतलब पानी से या तो कोल से। तो उस समय कोल ज्यादा यूज होता था, किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। ओके, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग किया ब्रिटिशर्स ने, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम से आर्मी को क्या कर दे, वो मोबिलाइज कर दे। सी पोर्ट एस्टेब्लिश करे ताकि उनकी शिप्स जो है वो क्या हो सके, एस्टैब्लिश हो सके, एक जगह आके रुक सके बढ़िया से, है ना। और बहुत सारे अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी क्या करें इन लोगों ने स्टार्ट करे। तो 20th सेंचुरी तक के आते आते ये सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज के बाद कि हमें दूसरी कंट्री से डील जो करना था वो हमें ब्रिटिशर्स तो करने नहीं देंगे, हमें खुद से ही करना पड़ेगा। बट वो कहते थे कि अगर डील करा तो आपको इतना पैसा तो देना पड़ेगा, मतलब इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो दूसरी कंट्री से जब हम लोग ट्रेड करते हैं दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड।
लिमिटेड। तो ऐसी कोई कंपनी जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में है, ये मान लेते हैं इंडिया में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी काम कर रही है, तो ऐसी कंपनीज को हम लोग कहते हैं यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज। चलिए हम लोग बात करेंगे अब भाई ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में फॉरेन ट्रेड की। तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बना के रखी थी इन लोगों ने, किसके लिए भाई? कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए। ट्रेड एंड टैरिफ्स, टैरिफ्स का मतलब यहां सीधा सीधा है टैक्स से, परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल लाइक सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो। अब ये इंडिगो कहाँ यूज होता था? तो इंडिगो यूज होता था मेनली डाइंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में। और इंडिगो को लगाने के बाद हमारी जो जमीन है वो 2 या 3 साल के अंदर क्या हो जाती भाई? बैरन हो जाती। ये सबसे कठिन है हमारे लिए, बट हम लोगों ने क्या करा था? फूड क्रॉप से ट्रांसफॉर्म करके किस जगह पे आ गए थे हम लोग? कैश क्रॉप में। और हम लोगों ने इंडिगो लगाना भी शुरू कर दिया। उसके बाद जूट जो है, जूट का भी हम लोगों ने सप्लाई करना शुरू कर दिया। इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमर लाइक, हमारे यहाँ क्या क्या आ जाता था बाहर से? कॉटन के, सिल्क के, वुलन के क्लोथ आ जाते थे जो डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते थे। हम लोग जो बना रहे थे वो महंगा बनता था, क्यों? क्योंकि वो मैनुअल सिस्टम पे काम करता था। हम लोग उसको हाथ से बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से बनाते थे, मगर वो लोग मशीन में डालते थे, हो गया काम, ले जाओ इतना सारा। चलिए उसके बाद क्या बोलता है कि कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। उन लोगों ने धीरे धीरे करके क्या करा? लाइट मशीनरी बनाना चालू कर दिया जो हमारे यहाँ सपोर्ट कर सके, मेन काम नहीं करेगी वो। मतलब उन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया था कि इंडिया की इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? हमेशा क्रिपल्ड होनी चाहिए। क्रिपल्ड का मतलब रेंगती हुई होनी चाहिए, कभी भी स्टैंड ना कर पाए। इसीलिए उन लोगों ने सपोर्ट के लिए लाइट मशीनरी हम लोग को देना शुरू कर दिया, ताकि हम लोग उसको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से प्रोवाइड कर पाए। आगे बोलता है कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आप जो भी काम करो उससे हमें मतलब नहीं है, आधा गुड जो है जो भी फॉर्म में होगा वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को दोगे और किसी को नहीं दे सकते। तो ये ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इन लोगों ने लगा के रखा था। हम अदर कंट्रीज जैसे चाइना से भी डील करते थे, सेलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, ओके, और पर्शिया जिसको हम लोग आज कहते हैं ईरान, इनसे हम लोग ट्रेड किया करते थे, बट हैवी टैक्सेस इसके बदले में हम लोगों को देना पड़ते थे, है ना। चलिए तो फॉरेन ट्रेड की बात हम लोगों ने करी, उसके पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी। अब कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे लोग थे जिनने बताया कि उस समय इंडिया की कैसी स्थिति थी, तो ये कुछ बुक्स में बताया गया। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए। अगर आप मान लेते हैं भगत सिंह को कभी फॉलो करेंगे तो वो चलती फिरती लाइब्रेरी हुआ करते थे, मतलब नॉलेज इतना ज्यादा, देशभक्ति इतनी ज्यादा, उन्हीं लोगों के कारण तो आज हम लोग फ्रीली क्या कर रहे हैं? अपनी कंट्री में क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ की, है ना। चलिए तो कुछ बुक्स की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। रमेश चंद्र दत्त ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1950 के पहले की बातें हो रही है। लास्ट B.H. बैडन पावल ने जो बुक लिखी थी लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश। तो इन तीनों से हमें ये डिफाइन होता है कि उस समय हमारे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी वो पूरी डिफाइन हो गई। अब हम लोग समझेंगे इसको आगे कि जो प्रॉब्लम थी उससे हम लोग क्या करें। तो ये तो समझ में आ गया भैया, प्रॉब्लम आ गई है, सॉल्यूशन भी चाहिए। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि अब कोई कंट्री आके हमें गुलाम ना बना ले। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ डेमोग्राफिक कंडीशन की। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? तो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे किस टाइप के लोग रह रहे हैं, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े लोग कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक कंडीशन। तो इसमें कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ओके। ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड ऑफिशियल सेंसस इन 1881। सबसे पहले 1881 में लॉर्ड मायो ने क्या करा? ये करा कलेक्शन, काय का? लोगों का कलेक्शन कर लिया। अब बोला कितने हो? गिनो भैया, 1 2 3 4 5 से गिन लिया। उनने बोला चलो भाई कितने लोग हो? अच्छा ये 100 लोग हैं, अच्छा ठीक है, इनको मारो। क्यों मारो भाई? क्योंकि ये इंडियंस हैं। अरे हमने कहा ऐसा क्यों भाई? तो उन्होंने बोला कि जाओ जो भी फैसिलिटीज होगी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए होगी, इंडियंस के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। तो 1881 में सबसे पहले लॉर्ड मायो ने क्या करा? यहाँ पे ऑफिशियल सेंसस किया। अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। अब उस समय क्या था कि जो पॉपुलेशन थी कहीं ज्यादा और कहीं कम थी, तो अनइवननेस के कारण क्या कर लिया उन्होंने? यहाँ पे पॉपुलेशन
क्या क्या कर लिया, पूरा कैलकुलेशन कर लिया। तो ये एग्जाम में आता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस कब हुई, तो 1881 में लॉर्ड मायो ने इसको करवाया। बट 1921 में फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, जो बर्थ रेट था वो कम हो गया और जो आपका बर्थ रेट जो है वो कम हो गया, ठीक है, और डेथ रेट धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई। मतलब पहली बार देखा गया कि ये अनसिस्टमैटिक वे में चल रहा है। तो ये अनसिस्टमैटिक वे के कारण इसको कहा गया क्या, यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके बाद सेकंड स्टेज के बाद धीरे धीरे करके सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया, ठीक हो गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज 1921 में हमारा जो लिटरेसी लेवल था वो 16% था ओवरऑल, मेल फीमेल सबका लिटरेसी जो था वो 16% था। मतलब 100 लोग हैं हमारे इंडिया में तो सिर्फ 16% जो है जो लिखना पढ़ना और बोलना जानते थे। ये बड़ी दिक्कत है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या होता है, वो हर 7 साल का बच्चा जो लिखना पढ़ना और बोलना जानता है किसी एक लैंग्वेज में तो वो लिटरेट है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ना। एंड फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो तो नील थी भाई, मतलब अंगूठा छाप। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे का कोई ख्याल रखती है तो वो सबसे ज्यादा उसकी मदर ही रख सकती है, और उसका ब्रेन उस समय खाली रहता है 0 to 5 ईयर। तो जो मदर लिटरेट होगी वो उस बच्चे को बहुत अच्छे से क्या करेगी भैया, चीजें सिखा पाएगी। बट अगर वो इलिटरेट है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो टर्मिनोलॉजी वैसी नहीं सिखा पाएगी, प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखा पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमारी कंट्री में आज भी है। ओके, और उस समय तो ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उस समय लिटरेसी रेट जो है वो क्या था, नील था। द ओवरऑल मोर्टालिटी वॉज वेरी हाई, IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो वो 0 to 1 ईयर का छोटा सा बच्चा अगर सरवाइव नहीं कर पाता बर्थ करने के बाद तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितने में से देखना है, तो वो 1000 में से। मतलब कि अगर 1000 बच्चों की बर्थ हुई तो उसमें से 218 की उस समय डेथ हो जाती थी। इसका मतलब उस समय जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो हमारी अच्छी नहीं थी, और थी भी तो ब्रिटिशर्स के लिए थी, इंडियंस के लिए नहीं थी। ये बड़ी दुख की बात है ना। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं, आज जो हमारा स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा हो गया, 40-44 पे आ गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि इंसान बर्थ करने के बाद कितने साल जीता है ना। चलिए तो मेल की अगर हम लोग बात करें तो मुश्किल से वो 66 से 68 ईयर्स जीता है, फीमेल ज्यादा जी जाती है भाई 70 ईयर्स। क्यों, क्योंकि मेल्स का काम क्या है, टेंशन लेना, फीमेल का काम क्या है, टेंशन देना। ऐसा तो गड़बड़ हो गया भाई। चलिए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ में आ गई हम लोगों को कि जो मेल है उसकी एक्सपेक्टेंसी कम रहेगी लाइफ की, और जो फीमेल है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी हुई रहेगी। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है, ठीक है ना भाई, नहीं तो पता चल रहा है मुझसे दुश्मनी कर लो आप लोग, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। उस समय ये 44 ईयर्स हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, है ना। और प्रेजेंट में ये कितनी हो चुकी है भाई, 68 ईयर। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने के कारण जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि उस समय पे लोग काम क्या करते थे, और उस काम को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशन। हो सकता है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो सकता है वो कोई कारपेंटर हो जो क्या करेगा, चीजों को बनाएगा, हो सकता है वो इलेक्ट्रिशियन हो, वो जो है वो क्या करेगा, वायर वायर लगाएगा, बल्ब बल्ब लगाएगा। तो ये कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्यूपेशन। बट ये कब की बात हो रही है, तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब की बात हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उस समय मेनली हम लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। तो 70 to 75% जो लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे। मैन्युफैक्चर की हम लोग बात करें तो सिर्फ 10% लोग इन्वॉल्व थे, और सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये सिर्फ 15 से 20% हुआ करता था, है ना। तो इस एग्रीकल्चर को मैं प्राइमरी सेक्टर बोल देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग को मैं सेकेंडरी सेक्टर बोल देता हूं, और इस सर्विस सेक्टर को मैं टर्शियरी सेक्टर बोल देता हूं। ये कंपोजिशन था उस समय। हमारी जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें जो एरिया आते थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। मैंने अभी आपको कहा था कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ये सब लोग आते थे। बट वहां पे धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लगे। मतलब वहां पे धीरे धीरे करके लोगों ने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया होगा भाई यहाँ पे। चलिए आगे क्या बोलता है, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। इन लोगों ने एग्रीकल्चर में ध्यान देना बंद कर दिया और इन्हें बोला देखो भाई फायदा नहीं हो रहा, बहुत नुकसान हो रहा है, तो एक काम करो इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दो। मतलब इंडस्ट्रीज बनाओ, सामान बनाओ और
फ्री हो जाओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोलता है, शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम, उसी समय पे हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टेट थे जिनने एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा ध्यान दिया, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। तो देखिए भाई, तो क्या समझ में आ रहा है कि कुछ स्टेट चीजों को छोड़ भी रहे और कुछ चीजें को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो अपन लोग याद करें कि जो एग्रीकल्चर ऑप्ट करने वाली स्टेट हुआ करती थी वो कौन कौन सी थी, उड़ीसा, राजस्थान और कौन सी हो गई भाई, पंजाब। और जो एग्रीकल्चर छोड़ देना चाहती थी वो कौन सी थी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, और केरला, है ना। चलिए तो याद कर लेंगे हम लोग यहाँ पे TAK की और यहाँ पे ORP। तो ये उस समय पे हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हुआ करता था। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी जगह पे बेसिकली हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर से यहाँ आ रहे हैं तो आपको रोड की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है प्यास लग जाए तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी बेसिक फैसिलिटी जो लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही कंट्री में जो जो चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी, जिसके बिना काम नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। जैसे एक रूम है और एक क्लासरूम है। क्लासरूम को रूम बनने में या रूम को क्लासरूम बनने में थोड़ा सा अंतर है। क्लासरूम बनेगा तो एक बोर्ड होगा, एक टीचर होंगे, एक डस्टर होगा, एक पोडियम होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर अगर लगा दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, है ना। और अगर सब खाली कर दिया तो वो एक रूम बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इंडिया में क्या जरूरी था उस समय, रेलवेज। और रेलवेज अपन ने अभी याद करा कब आई इंडिया में, 1850 में। पोर्ट्स एस्टेब्लिश करे गए, मतलब कहां पे पोर्ट एस्टेब्लिश होंगे भाई, ऑन द कोस्टल एरियाज। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ। ये सब किसके लिए स्टार्ट हुआ भाई, ये ब्रिटिशर्स के लिए, हमारे लिए नहीं है कुछ भी, है ना। द रोड आर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, मतलब वहां ऑल वेदर रोड नहीं हुआ करते थे। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनने अपनी अलग रोड बना रखी थी, और हमारी रोडों पे क्या चलते थे, बैलगाड़ियां चलती थी भाई। ओके, ओनली ब्रिटिशर्स पर्पस, मोबिलाइजिंग आर्मी, ये मेन काम था उन लोगों का, एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन तक के पहुंचाने के लिए और रेलवे स्टेशन से पोर्ट तक के ले जाने के लिए ही वो लोग रेलवेज का यूज करते थे। अब यहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज हो गई ऑल वेदर रोड होने के कारण, ठीक है, ऑल वेदर रोड थी नहीं, अब क्या करें, तो भाई प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। वो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। क्या, किस पे डिपेंडेंट हो जाए भाई, कि हम लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हम अपने काम करने लगे। ब्रिटिशर्स कभी ये नहीं चाहते थे। ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब ऑल वेदर रोड नहीं रहेगी तो रेनी सीजन में हम लोग क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ परेशान हो जाए। पीपल लिविंग बट सफर्ड फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइन्स, भाई पीपल्स बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो गए। हेल्थ फैसिलिटीज तो क्या नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। हम लोगों ने IMR देखा, MMR देखा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा, वो कम था। क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थे उस समय पे। ओके, आगे बोलता है रेलवे स्टार्टेड इन 1850, ये हम लोगों ने याद कर लिया अच्छे से हम लोगों ने कि भैया रेलवेज आने के कारण बहुत चेंज होता है। ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर, इसके कारण क्या होता है, ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। हम लोग चीजों को एक्सचेंज, आइडियाज को एक्सचेंज, कल्चर को एक्सचेंज, और अपने जो भी ट्रेडिशन है उसको भी क्या कर पाते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, धीरे धीरे करके हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कमर्शियलाइजेशन हो गया। मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि जो हमारे कैश क्रॉप थे उसको हम लोगों ने प्रेफरेंस ज्यादा देना शुरू कर दिया, और जो फूड क्रॉप था उसको प्रेफरेंस कम देना शुरू कर दिया ना। ओके, ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन इंडिया, धीरे धीरे करके हमारे जो विलेजेस थे वो भी क्या होने लगा, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होने लगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। इनलैंड वाटरवेज की हम लोग बात करते हैं। इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है कि किसी कंट्री के अंदर ही या किसी स्टेट के अंदर ही पानी से जो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। एट टाइम्स आल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन द ओडिशा कोस्ट, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पे तो अच्छा सिस्टम था, वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाता था, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, मतलब उस समय पे एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ताकि ब्रिटिशर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पाए। तो ये दो सिस्टम हुआ, धीरे धीरे करके इनलैंड वाटरवेज भी उन लोगों ने थोड़ा स्टार्ट किया, और वहां पे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम भी स्टार्ट किया गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया
आते थे तो सामान जल्दी कैसे ले आते थे। तो अब भाई सामान कैसे जल्दी ले आते थे तो ध्यान से समझेंगे हम लोग। पहले क्या हुआ करता था, ब्रिटिशर्स को ये पूरा यूरोप के बाद अफ्रीका, जो कि यहाँ पे क्या है बेटा, केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप के नीचे से आना पड़ता था इंडिया, और लगभग कितना 7500 किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ता था। बट हुआ क्या, 1869 में सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन हो गया, जो कि दो सी के बीच में है, एक तो मेडिटेरेनियन सी और दूसरा रेड सी। अब ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि इजिप्ट के पास में। जैसे इसका नेशनलाइजेशन हुआ वैसे ही यूरोप से आने वाले शिप धमाधम इंडिया में आने लग गए और ट्रेड बहुत ज्यादा क्या हो गया, फ्लरिश हो गया। ठीक है, हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि 1498 में एक पोर्चुगीज जिसका नाम था वास्को डी गामा, वो सबसे पहले इंडिया आया था, है ना। चलिए ये याद रखेंगे हम लोग। बोलता है सुएज कैनाल इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवेज। ये क्या है, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड है। ओके, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कैसा चलता है ये हमेशा, देखिए ये हो गया हमारे लिए नॉर्थ और ये हो गया हमारे लिए साउथ। ये देखिए भाई, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, अक्रॉस द इस्थमस। अब ये इस्थमस का मतलब क्या होता है, इस्थमस का मतलब होता है कोई एक नैरो स्ट्रिप जो क्या करती है, दो वाटर बॉडीज को या दो लार्ज लैंड मासेस को क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये बोलता है इस्थमस, ठीक है, किसका, ऑफ सुएज। इस्थमस ऑफ सुएज मतलब दो अलग अलग वाटर बॉडीज को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। ओके, आगे क्या बोलता है इसमें, इट कनेक्ट्स पोर्ट सईद। ठीक है, वहां का जो पोर्ट था उसका नाम था पोर्ट सईद ऑन द मेडिटेरेनियन सी। देखिए मेडिटेरेनियन सी ये है और यहाँ पे जो क्या है, पोर्ट सईद है। ठीक है ना, चले पोर्ट सईद से किस तरफ जाएंगे, ये बोल रहा है कि ये जो है पोर्ट सईद से किस तरफ जाएंगे, तो इनने कहा भैया हम लोग जाएंगे गल्फ ऑफ सुएज एंड द आर्म ऑफ रेड सी। अब ये देखिए ये रेड सी पहुंच गए हम लोग। चलिए भाई, तो अब ट्रैवलिंग शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बोलता है इसका किलोमीटर्स कितना है, तो ये लगभग 193 किलोमीटर, बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। 193 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर। ओके, बिटवीन यूरोपियन और द अमेरिकन पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया। अब किस किस को कनेक्ट कर पाया ये, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशियानिया। नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। तो हम लोग को ये याद करना है क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में यहाँ पे पूछ लिया जाए, तो याद करना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर देखा कि ब्रिटिशर जब हमारे यहाँ थे तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टेप अप एकेडमी में। यहाँ पे एक मोटो चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए करना ये पड़ेगा कि इस वेबसाइट पे आपको क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, तो आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे बोर्ड्स के कंटेंट, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स है वो सब यहां पे कवर किए जाते हैं। इसके साथ और क्या मिलने वाला है, तो इसके साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET एंड TET, इन सब का एक ही जगह प्रिपरेशन का जो सिस्टम है वो सब एक ही जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लोगों तक के पहुंचाना पड़ेगा और आपको भी क्या है इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे अच्छी बात है। तो हमारा जो मोटो है, अब देखिए, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। लीड टुमारो मतलब राजा तो तभी बनेंगे जब पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, तो मेरी बातें सारी की सारी आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।